हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाली लोक प्रशासन का नारीवाद दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य के ऊपर, जो कि एक लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये पॉलिटिकल ऑनर्स के सेमेस्टर 3 वाले बच्चों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका परिचय पढ़ लेते हैं। आखिर ये है क्या। नारीवाद परिप्रेक्ष्य एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य है जो लैंगिक आधार पर समाज में शक्ति की गतिशीलता का परीक्षण करता है तथा समाज में महिलाओं तथा पुरुषों की स्थिति व कार्यों का विश्लेषण करता है। नारीवाद परिप्रेक्ष्य क्या है? लैंगिक आधार और समाज में शक्ति की गतिशीलता को बताता है। कहना करता है कि समाज में लैंगिकता वितरण हो रहा है महिला और पुरुष के बीच, उसके बारे में बताता है। और महिला और पुरुषों की स्थिति के बारे में बताता है कि पुरुषों की स्थिति समाज में इस समय क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है। यह महिलाओं को उचित अभिव्यक्ति तथा स्थान देने पर केंद्रित है। ये महिलाओं को उचित अभिव्यक्ति मतलब एक स्वतंत्रता तथा स्थान देने पर केंद्रित है तथा इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रमुख तथा महिलाएं किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, अतः इनके मध्य समान व्यवहार किया जाना चाहिए। आपको बता दूं, नारीवाद के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो किसी से भी जुड़े हों, लोक प्रशासन, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या टॉपिक होता है? महिलाओं को एक समानता दिलाना। तो इसमें ये कह रहा है, इसमें मुख्य रूप से किसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाने वाला है? महिलाओं की समानता और उनके ऊपर होने वाले असमान व्यवहार और अत्याचार को निवारण के ऊपर। तो सामाजिक आंदोलन एवं विचारधारा के रूप में नारीवाद महिलाओं की निम्न स्थिति तथा लैंगिक पक्षपात के कारण महिलाओं के प्रति किए जाने वाले भेदभाव तथा अधीनता पर परीक्षण करता है। तो ये जो नारीवाद परिप्रेक्ष्य वो क्या है? समाज में महिलाओं के लिए आंदोलन, उनके लिए विचारधारा और महिलाओं की निम्न स्थिति मतलब नीचे या बुरी स्थिति तथा लैंगिक पक्षपात, मतलब लैंगिक पक्षपात हम पुरुष की प्रधानता बोलते हैं, उसे कहने मतलब ये लैंगिक पक्षपात तथा महिलाओं के प्रति किए जाने वाले भेदभाव की अधीनता पर परीक्षण करता है। तो आपको समझ में आगे होगा किसके बारे में बता रहा है? महिलाओं की निम्न स्थिति, लैंगिक पक्षपात और महिलाओं के प्रति किए जाने वाले भेदभाव, उनकी असमानता के ऊपर प्रकाश डाल रहा है ये। तो नारीवाद लैटिन भाषा के शब्द फेमिना से निर्मित हुआ, जिसका अर्थ है महिला। तो ये नारीवाद शब्द किससे निकला हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द फेमिना से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है महिला। तो उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। फर्ग्यूसन लिखते हैं कि नारीवाद का उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता को परिभाषित करना है, स्थापित करना तथा बनाए रखना है। तो फर्ग्यूसन क्या लिखते हैं कि जो नारीवाद परिप्रेक्ष्य है उसका उद्देश्य क्या है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उसमें और लैंगिक समानता और महिलाओं से जुड़ी जितनी असमानता है उनको दूर करना है और उनके लिए क्या करना है? एक समान स्थिति स्थापित करना है, जिसमें महिलाओं व पुरुषों के लिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को दूर करने हेतु समान अधिकार व समान अवसर सम्मिलित हों। और वो क्या कहते हैं कि चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी स्थान हो, उसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर, चाहे सामाजिक स्तर यानी क्षेत्र पर हो, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को दूर करना और समान अधिकार और अवसर को सम्मिलित यानी स्थापित करना है। ये नारीवाद परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य है। तो एक विचारधारा के रूप में नारीवाद को केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं रखा गया है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो नारीवादी नहीं हैं तथा ऐसे पुरुष हैं जो नारीवादी हैं। अतः नारीवाद को एकमात्र महिलाओं के लिए के रूप में प्रतीकात्मक नहीं किया जा सकता। तो ये और आगे इसमें क्या होता है? एक विचारधारा को, जो नारीवाद की परिप्रेक्ष्य विचारधारा है, वो केवल महिलाओं के लिए नहीं है, वो पुरुषों के लिए भी है। मतलब कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस नारीवाद में सम्मिलित नहीं है, परंतु कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जो इस नारीवाद में सम्मिलित हैं और नारीवाद की अवधारणा को मानते हैं, वो बढ़ावा देते हैं और उसे आगे लागू करने का प्रयास करते हैं।
तो नारीवाद का इतिहास क्या है? इसकी 3 लहरें हैं। नारीवाद की पहली लहर अमेरिका यानी 1800 में मताधिकार आंदोलन के साथ धीरे धीरे विकसित हुई। तो इसकी 3 लहर हैं। तो पहली लहर कहाँ से स्टार्ट हुई? अमेरिका, जहाँ पर इस किसके ऊपर जोर डाला गया? मताधिकार पर, मत देने के अधिकार पर जोर दिया गया। लहर मान लो या फिर आंदोलन। पहली लहर में मतदान के अधिकार, समान पहुंच, समान अधिकार तथा समान अवसर व अन्य असमानताओं पर ध्यान दिया गया। तो पहली लहर में कौन कौन सी असमानताओं पर ध्यान दिया गया? सबसे इम्पोर्टेंट है पहली लहर में मतदान का अधिकार, समान पहुंच तथा समान अधिकार तथा समान अवसर तथा अन्य समानताओं पर ध्यान दिया गया। तो पहली लहर आपको समझ में आ गई। तो दूसरी लहर पढ़ते हैं। द्वितीय लहर, इसका प्रारंभ बेटी फ्रीडन की पुस्तक द फेमिनी मिस्टिक 1963 के साथ हुई। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई? कब से? 1963 से हुई। पहली लहर कब स्टार्ट हुई थी? 1800 से, और दूसरी 1963 में हुई। वो भी किसकी? बेटी फ्रीडन की पुस्तक द फेमिनिन से। इसमें विवाह के पश्चात घरेलू हिंसा, यौनिक कार्य असमानता, कार्यस्थल असमानता, यौन दुराचार, नागरिक अधिकार, लैंगिक समानता, प्रजनन अधिकार जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया। तो इस पे यौनिक कार्य पर समानता और कार्यस्थल पर असमानता और यौन दुराचार के ऊपर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया दूसरी लहर में। फिर इसकी तीसरी लहर आई। तो तीसरी लहर कब आई? 1980 के दशक में। तो नारीवाद की तृतीय यानी तीसरी लहर उत्पीड़न के विषय तथा चिंताओं से संबंधित है, जैसे कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न, शारीरिक अभद्रता। और तीसरी लहर किसके ऊपर ध्यान केंद्रित करती है? ये उत्पीड़न के ऊपर ध्यान केंद्रित करती है, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, चाहे वो कि शारीरिक अभद्रता के ऊपर हो। तो इसको दूर करने का प्रयास किया तीसरी लहर ने। इसका मानना है कि पितृसत्ता और पुरुष प्रधानता महिला और पुरुषों के बीच असमानता का कारण है। तो ये जो तीसरी लहर है उसमें उसका मुख्य रूप से क्या मानना था, या फिर नारीवाद परिप्रेक्ष्य में मुख्य क्या मानना था कि सबसे बड़ी असमानता का कारण क्या है? सत्तात्मक और पुरुष प्रधानता। जो कि हमारा देश है, भारत देश है, उसमें क्या है? पितृसत्ता है, मतलब पुरुष प्रधान देश है हमारा, जहाँ पर पुरुषों को अधिक माना जाता है महिलाओं के मुकाबले। आप किसी भी घर में देखोगे ज़्यादातर किसकी चलती है? पुरुषों की चलती है। महिलाओं की कम। वैसे तो अब बदल गया, वर्तमान में महिलाओं की ज़्यादा चलती है और पुरुषों की कम। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अभिशासन का नारीवाद उपागम। नारीवाद परिप्रेक्ष्य लैंगिक विश्लेषण का प्रयोग शासन में लैंगिक तथा इससे संबंधित समस्याओं को समझने के लिए करता है। नारीवाद का क्या है मुख्य उद्देश्य? कि लैंगिक विश्लेषण का प्रयोग करके शासन के लैंगिक तथा इससे संबंधित समस्याओं का आप एक चीज़ समझ लो, नारीवाद का कोई भी टॉपिक आता है तो उसमें 2 ही बातें और 3-4 बातें की जाती है। फिर महिलाओं के लिए समानता का व्यवहार, या फिर उनके लिए होने वाले अत्याचार का निवारण, या फिर उनके साथ लैंगिक या यौनिक उत्पीड़न के ऊपर उनसे निपटारा। इन 3-4 टॉपिक के बारे में बात की जाती है। तो इस उपागम में गेर्डा लर्नर के शब्दों में प्रशासन में नारीवाद परिप्रेक्ष्य विचार एवं प्रथाओं की एक प्रणाली है। तो गेर्डो लर्नर क्या कहते हैं? एक विचारों और प्रथाओं की एक प्रणाली है जो नारीवाद परिप्रेक्ष्य है। प्रथाओं की एक प्रणाली में विश्वास करता है जो मानता है कि विश्व परिभाषित करने तथा स्वयंशील होने महिलाओं तथा पुरुषों के मध्य कार्य तथा सुविधाओं को समानता होनी चाहिए। तो इनका सीधा सीधा आप अर्थ लिख सकते हैं। गेर्डो लेनर कहते हैं कि जो नारीवादी परिप्रेक्ष्य है उसमें विचारों एवं प्रथाओं की एक प्रणाली है। उन विचारों जो पुराने विचार और प्रथा हैं उनको ख़त्म करके ही हम महिला और पुरुष में समानता ला सकते हैं। जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं और जो पुराने विचार चले आ रहे हैं हमारे पूर्वज के, उनको ख़त्म करके ही हम दोनों में समानता ला सकते हैं। अभिशासन की लैंगिकता। तो अभिशासन की लैंगिकता क्या है? अभिशासन की लैंगिकता ये भी उपागम का एक हिस्सा है। तो यह है कि
अभिशासन की लैंगिकता में प्रशासन में प्रतिसत्तात्मक मानसिकता की बात की गई है। इस संबंध में शीला रोबोथम ने उल्लेख किया है। जो शीला रोबोथम है एक विचारक है इंडियन, तो उन्होंने उल्लेख किया है कि कैसे महिलाओं के इतिहास में कोई स्थान नहीं दिया गया है तथा ठीक यही सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में भी है। लोक क्षेत्र में होने वाली राजनीतिक ने भी महिलाओं को सदैव प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि ये जो शीला रोबोथम कहती है, हमारे इतिहास की बात करें तो उसमें इतिहास में महिलाओं का कोई स्थान नहीं, ज़्यादातर हम पुरुषों की बात की है। जब पुरुषों की बात करने का मतलब जब गांधी जी हो गए और हमारे जवाहरलाल नेहरू हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, और ऐसे ज़्यादा पुरुषों की बात की, आप देखो महिलाओं की बहुत कम बात की है। तो ये इस चीज़ को बताते हैं कि हमारे इतिहास की भी बात करें तो उसमें महिलाओं का स्थान ना के बराबर है। और इतिहास को अगर हम छोड़ दें तो निजी क्षेत्र की बात कर लें, चाहे हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर लें, चाहे लोक क्षेत्र की बात कर लें, उसमें क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं कि हम महिलाओं का स्थान बहुत ही निम्न है, बहुत ही कम है मतलब। तो उनका कहना है ये है। और इसी उपागम का दूसरा हिस्सा लैंगिकता का अभिशासन। लैंगिक विश्लेषण के माध्यम से नारीवाद इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि किस प्रकार पुरुष प्रधान प्रचलित है। इसमें वही बात कर दी है कि हम क्या क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से पुरुष प्रधानता को अधिक महत्व दिया जा रहा है, उसी के कारण क्या है, महिलाओं को हर जगह उत्पीड़न जैसी संभावना हो जाती है। तो पुरुष प्रधानता को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं मुख्य रूप से इस टॉपिक में। लोक प्रशासन में नारीवादी परिप्रेक्ष्य। तो लोक प्रशासन में अब इसका रोल क्या है, जो नारीवादी परिप्रेक्ष्य है उसमें लोक प्रशासन में इसका रोल क्या है। तो लोक प्रशासन में नारीवादी सिद्धांत को दो रूपों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। तो लोक प्रशासन में नारीवादी सिद्धांतों को दो रूपों में परिभाषित मतलब श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। प्रथम, व्याख्यात्मक सिद्धांत जो महिलाओं के विरुद्ध विभेद पर केंद्रित होती है तथा लोकवृत्ति में पुरुषों तथा महिलाओं के अनुभवों के मध्य तुलनात्मक अंतर का अध्ययन करती है। जो प्रथम क्या व्याख्यात्मक, उस व्याख्यात्मक में क्या है, उसमें मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अत्याचार किए जाते हैं, और जो जो मुख्य रूप से क्या करता है, उसका दूसरा कार्य क्या है, महिला और पुरुष में अंतर बताता है। तो द्वितीय श्रेणी में और दूसरी श्रेणी में क्या है, पहली में तो ये हो गया व्याख्यात्मक, दूसरी श्रेणी में है अवधारणात्मक की है अवधारणात्मक की जो विधियाँ प्रत्यो मौलिक सैद्धांतिक विषयों के परीक्षण द्वारा लोक प्रशासन में लैंगिक पक्षपात को प्रसन्नकांतिक करते हैं। मतलब कहने का जो द्वितीय श्रेणी है उसमें क्या है, जो है महिलाओं के ऊपर लैंगिक पक्षपात किए जाते हैं, लिंग के आधार पर पक्षपात किए जाते हैं। मतलब आप कोई भी जगह देखते हो, जॉब लेने जाओ तो ज़्यादातर जॉब में अब तो वैसे महिलाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई है। आप पहले देखते थे तो पहले ये होता था कि पुरुषों को ज़्यादा मतलब रखा जाता था। अब कोई भी कंपनी में जाते थे उसमें महिलाएं कम होती थी, पुरुष ज़्यादा होते थे काम करने वाले, क्योंकि लोगों को मानना ये था कि पुरुष महिलाओं से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उनमें समझ ज़्यादा है, उनकी कार्य शक्ति ज़्यादा है, कौशल ज़्यादा है। अरे नारीवादियों का मानना क्या था, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों समान है, क्योंकि जो ईश्वर है, भगवान ने सबको बराबर बनाया है, दो आँख दो कान दो नाक दिए, और स्ट्रक्चर भी सेम है, कार्य करने की कुशलता भी सेम है। तो ये नारीवादियों का मानना था। तो लोक प्रशासन में कुछ प्रसिद्ध नारीवाद विद्वान हैं, जैसे कैमिला स्टीवर्स, डेलिसा वनियर, मेरी ईगाई, जॉन एकर, केएल गिलिगन, खेता फर्ग्यूसन। तो इसके क्या है, ये कुछ प्रमुख नारीवादी विद्वान हैं जो अपने अपने परिभाषा देते हैं, अपना अपना ज्ञान बताते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक मान्यता विवेचित तथा महत्वपूर्ण योगदान कैमिला स्टीवर्स ने दिया है। तो सबसे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है, कैमिला स्टीवर्स ने, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण कार्य जैसे जेंडर इमेजेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिटिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट में प्रशासन की विमर्श में महिलाओं से संबंधित
विषयों विप्रचनों का सामना किया है। अगर आपको ये इतना बड़ा पॉइंट लिखने में कोई दिक्कत है, याद नहीं हो पा रहा कि इसकी बुक का नाम कैसे याद करेंगे, जेंडर इमेजेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आप इसकी जगह आप साफ सीधा लिख सकते हैं कि जो कैमिला स्टीवर्स ने अपनी बुक में महिलाओं से संबंधित विषयों विप्रचनों पर सामना किया, यानी कि बताया है। कैमिला स्टीवर्स ने सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिकाओं में महिलाओं के इतिहास तथा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके लोक प्रशासन में लैंगिक विषयों के समस्यात्मक पक्षों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया है। जो कैमिला स्टीवर्स हैं वो उन्होंने क्या भूमिका निभाई है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में उसकी उन्होंने महिलाओं की भूमिकाओं के इतिहास के बारे में बताया, जो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करती है। और इन्होंने किसको, महिलाओं की समस्याओं है उस समस्याओं से निवारण के बारे में बताया गया है, और उनकी समस्याओं के अध्ययन को प्रोत्साहित किया है कि इनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाए, उनको सुलझाया जाए। तो कैमिला स्टीवर्स के अनुसार लोक प्रशासन में नारीवादी परिप्रेक्ष्य, पद, शक्ति, लैंगिक असमानता जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न तथा इनके औचित्य का प्रत्यक्ष करता है। तो जो कैमिला स्टीवर्स हैं तो वो कहते हैं कि लोक प्रशासन में नारीवादी परिप्रेक्ष्य, पद की लैंगिक असमानता जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसमें आप चाहो तो बनाकर भी लिख सकते हो, बस आपको कुछ चीज़ों का नाम पता होना चाहिए, जैसे कि कैमिला स्टीवर्स इसकी मुख्य विचारक हैं, इसका नाम पता है, बाकी आप अपने आप से बना कुछ भी लिख सकते हो। इसमें आपको मार्क्स मिलने हैं अगर ये क्वेश्चन आता है, जैसे 90% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेरा मानना है 95% लेके चलो। तो कैमिला स्टीवर्स ने लैंगिक पक्षपातों में लैंगिकीय प्रशासनीय सुधार उपागमों का अध्ययन किया है। तो कैमिला स्टीवर्स है उन्होंने क्या किया, लैंगिक उपागमों की बात की है और उसके बारे में विचार किया और उसके बारे में अपनी किताबों में लिखा है और उनका अध्ययन भी किया है। तो कैमिला स्टीवर्स ने लिखा है कि लोक प्रशासन अपनी स्पष्ट तटस्थता के पश्चात भी संरचनात्मक रूप से पुरुषीय है। तो कैमिला स्टीवर्स कहती है लोक प्रशासन भले ही अपनी स्पष्ट तटस्थता, मतलब उसने इस लोक प्रशासन एक तरीके से देखा जाए तो महिला और पुरुष दोनों का अधीन है, परंतु मुख्य रूप से देखा जाए तो ये पुरुषीय है, मतलब पुरुष प्रधान है। पुरुषों का इसका प्रभाव है लोक प्रशासन के ऊपर, महिलाओं का उतना प्रभाव नहीं है। महिलाएं नागरिक हैं परंतु वास्तव में सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। जो कैमिला स्टीवर्स है वो कहती हैं भले ही महिला किसी भी देश की नागरिक हो, परंतु वास्तव में देखा जाए तो उनकी भूमिका सार्वजनिक क्षेत्रों और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत कम है, मतलब बिल्कुल ही नीमन है, कम है। मतलब वैसे एक लैंगिक विरोधाभास कहती हैं, वो इसे क्या कहती हैं, एक लैंगिक विरोधाभास कहती हैं, जो एक सार्वजनिक प्रशासन राज्य में महिलाओं के लिए दुविधा का गठन करती है, जो सार्वजनिक स्तर में महिलाओं के लिए दुविधा उत्पन्न करती है। स्टीवर्स का कहना है कि नेतृत्व पदानुक्रम का एक कार्य और केवल महिलाओं के नेताओं की संख्या बढ़ाने से स्थिति बदलने वाली नहीं है। तो स्टीवर्स कहते हैं, जो स्टीवर्स कहती हैं, कैमिला स्टीवर्स कहती हैं कि नेताओं के रूप में महिलाओं की संख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हमें उन तरीकों पर विचार करना होगा जिसके द्वारा हम अभिकरण के पक्षकारों के लिए, नागरिकों के लिए और संगठनात्मक निर्णय लेने और अन्य निचले रैंक के अधिकारियों के लिए एक सुविधा के रूप में नेतृत्व की छवि को बढ़ा सकें। तो वो कैमिला क्या कहती हैं, कैमिला स्टीवर्स कहती हैं कि एक नेता के रूप में महिलाओं की संख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मुख्य रूप से फायदा तब होगा जब हम छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक महिलाओं की स्थिति को सुधारें और उसमें परिवर्तन लाएं। इस पूरे पॉइंट का कहने का मतलब यह है कि महिलाओं का कोई भी स्तर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे मध्य वर्गीय स्तर हो, उसमें क्या है, हमें उनकी स्थिति को सुधारना है और व्यापक मतलब विस्तार रूप से उनको सुलझाकर उन्हें एक
समान नागरिक के रूप में दर्शाना है कि पुरुष और महिलाएं क्या है, एक समान रूप से एक ही नागरिक हैं। स्टीवर्स ने दिखाया कि कैसे नारीवादी व्याख्या प्रशासकीय राज्य में नौकरशाही में महिलाओं की स्थिति तथा महिलाओं के समक्ष आने वाली बाधाओं की वास्तविकता की जांच करता है। तो स्टीवर्स ने क्या दिखाया अपने उसमें विचार में, और दिखाया कि नौकरशाही में महिलाओं की स्थिति किस तरीके से खराब है और महिलाओं के समक्ष आने वाली बाधाएं कौन कौन सी बाधा हैं उनकी जांच करती है। वो अपने बुक में क्या कहती हैं कि जो नौकरशाही है उसमें क्या महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है और उनके समक्ष जो बाधाएं आती हैं उनके बारे में बताती हैं। तो ये पूरा टॉपिक हो गया है। तो इसका निष्कर्ष आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, चाहे जितना बड़ा बना के लिख सकते हो। टॉपिक ही ऐसा है जिसका कारण आपको बहुत नॉलेज है। मेरे हिसाब से आप बहुत पहले पढ़ते आ रहे हो। 11th 12th फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में भी यही है। फोर्थ में भी आपको नारीवाद मिल जाएगा, फिफ्थ में भी आपको नारीवाद मिल जाएगा, सिक्स्थ में भी आपको नारीवाद मिल जाएगा। मतलब पूरे बीए में नारीवाद का टॉपिक है ही। तो इसके निष्कर्ष मैंने लिखा है कि नारीवाद समझ को आगे बढ़ाते हुए ट्रांसजेंडर अभिलिंगी चिंताओं सहित लैंगिक यौनिक तथा यौनिक वरीयता के रूप में भी अनुशासन के प्रमुख स्थान मिल रहा है। अब आगे आप क्या देखते हो, जो महिलाओं को तो धीरे धीरे करके सुविधाएं प्राप्त हो रही है, साथ साथ महिलाओं के साथ जो ट्रांसजेंडर है, जो ना महिला है ना पुरुष है, तो उनको भी क्या मिल रही है, नारीवाद के द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्हें भी एक समानता मिल रही है। जैसे पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर क्या है, सारे समान है, इनमें कोई भिन्नता नहीं की जाएगी। अगर ऐसी कोई भिन्नता की जाती है तो आपको कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो कई अध्ययन बहुलिंगी अवधारणाओं को उजागर कर रहे हैं, कानूनी अस्मिता पर बल दे रहे हैं। तो ये आपका निष्कर्षता सबसे आसान टॉपिक है जो आपका क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।